नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे और इसी के साथ विधानसभा के मानसून सत्र में आज क्या कुछ रहा, पक्ष और विपक्ष के बीच में किस तरह की नोकझोंक रही, किन मुद्दों को लेकर आज विपक्ष ने सदन में विरोध प्रदर्शन किया, इन सभी तमाम मसलों को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा आज विधानसभा में गंभीर आरोप लगाए गए। यहां पर जो है वो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा सत्र के दौरान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि ड्रोन से मेरे सरकारी आवास की परिक्रमा कर जासूसी की जा रही है। उन्होंने प्रश्नकाल से पहले जयराम ठाकुर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से ये मामला सदन में उठाते हुए सरकार पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया और कहा कि वो सरकार की कुछ हरकतों को लेकर हैरान है। उन्होंने कहा कि मेरा सरकारी आवास रामचंद्र चौक के समीप है, वहां पर ड्रोन मेरे घर के आसपास उड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज सुबह भी ड्रोन उनके घर के आसपास घूमता नजर आया। जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि शिमला पुलिस का एक आला अधिकारी ड्रोन से मेरे घर पर नजर रखता है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि ड्रोन उनके घर के दरवाजे से लेकर खिड़की और पार्किंग से लेकर चारों तरफ घूम रहा है। उन्होंने इशारों में कहा कि एसपी का सरकारी आवास भी मेरे घर के समीप है और वहां से भी जासूसी हो रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले भी सिविल ड्रेस में पुलिस वाले मेरे सरकारी आवास के आसपास खड़े कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार सर्विलेंस रखे, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है और इस तरह की चीजें सरकार को बंद कर देनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में पुलिस को नसीहत देते हुए कहा कि पुलिस बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि अधिकारी सीमाएं लांघ रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को सीमाओं में रहने की सलाह भी दी। वहीं कहा कि यह उनकी व परिवार की निजता का हनन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे पहले भी जब हिमाचल में सरकार अस्थिर हुई थी तो उस दौरान भी उनके घर के बाहर लोग खड़े कर दिए गए थे। उन्होंने सुक्खू सरकार पर फोन भी टैप करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ऐसी हरकतों से बाज आए। उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि हिमाचल में पुलिस को सरकार का संरक्षण मिल रहा है, तभी शिमला माल रोड पर बम ब्लास्ट हुआ और कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई जांच की गई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल की वर्तमान स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के इन सभी आरोपों का मुख्यमंत्री ने रिप्लाई जरूर देना था और इन आरोपों पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन में जवाब भी दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की कोठी की मैपिंग हो रही है, इस बात की नेता प्रतिपक्ष सनसनी फैला रहे हैं। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष की खिड़कियों से ड्रोन का इस्तेमाल कर निगरानी हो रही है, ये कहीं ईडी और सीबीआई तो नहीं करवा रही है। इस पर सदन में जयराम ठाकुर गुस्सा हो गए और साथ ही विपक्ष भी भड़क गया। इस बीच विपक्ष के बढ़ते विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में चुटकी लेते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष अपना आपा क्यों खो रहे हैं। सीएम ने कहा कि सरकार किसी की जासूसी करने में विश्वास नहीं रखती है और नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा के प्रति हम भी चिंतित है। उन्होंने कहा कि अगर कोई सेंट्रल एजेंसी जासूसी कर रही है तो इसकी जांच भी सरकार करेगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ड्रोन से नेता प्रतिपक्ष के घर पर नजर रखने के मामले पर कोई भी पुलिस अधिकारी संलिप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जब से सरकार बनी है तब से किसी भी ड्रोन द्वारा नजर नहीं रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से बात की है तो उन्होंने कहा कि किसी भी विधायक की मैपिंग नहीं की जा रही है। सीएम ने कहा कि किसी का भी फोन टैप नहीं हो रहा है और अगर सेंट्रल एजेंसियां ऐसा कर रही है तो सरकार इसकी जांच करेगी। तो फिलहाल आज सबसे पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए ड्रोन से नजर रखने के जो आरोप है उस पर काफी समय तक विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नोकझोंक देखने को मिली। हालांकि उसके बाद जो है वो प्रश्नकाल भी हुआ और कई मुद्दे भी उठे। अगली खबर की बात करें तो विधानसभा में आज स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के पुराने बयान को लेकर भी बवाल मच गया। बड़सर से भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत मामला उठाते हुए कहा कि
स्पीकर साहब, आपने चुनाव के दौरान कहा था कि 6 विधायकों के सर कलम कर दिए गए हैं और 3 के आरी के नीचे हैं। क्या आप अपना बयान वापस लेंगे? इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने व्यवस्था देते हुए कहा कि सदन में उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और ना ही वो देते हैं। सदन के बाहर उनका अधिकार क्षेत्र अलग है, कानून भी अलग है। कानून दृष्टि से जो निर्णय लिए गए, अदालत ने भी उन फैसलों को अप्रूव किया है, इसीलिए ऐसा कोई विषय सदन में उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्पीकर के जवाब से असंतुष्ट विधायक सभी विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करते रहे। इस बीच लगभग 15 मिनट तक सदन की कार्यवाही भी चलती रही, मगर विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे के बीच स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की कार्यवाही को लंच अवकाश तक जो है वो स्थगित कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी जनसभा में स्पीकर ने यह बयान दिया था और इस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। इससे नाराज विपक्ष ने 26 अगस्त को स्पीकर द्वारा बुलाई सर्वदलीय बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था, बहिष्कार उस बैठक का किया था और आज सदन में फिर से इस पर टकराव देखने को मिला। जाहिर है कि मानसून सत्र की शेष बैठकों में भी इसे लेकर सदन में तपिश देखने को मिल सकती है। इंद्रदत्त लखनपाल की टिप्पणी पर निंदा प्रस्ताव भी लंच के बाद जो है वो विधानसभा में लाया गया। विधानसभा में विपक्षी भाजपा के सदस्य इंद्रदत्त लखनपाल द्वारा अध्यक्ष के खिलाफ की गई टिप्पणी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने निंदा प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि लंच से पहले इंद्रदत्त लखनपाल जिस टिप्पणी का उल्लेख किया वो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी रिकॉर्ड से हटा दी गई है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने निष्पक्ष होकर अपना कार्य किया है और विपक्ष को उनकी बात रखने का पूरा मौका दिया है। हर्षवर्धन चौहान ने सदन में कहा कि आज कांग्रेस के विधायकों की संख्या 40 है और इतनी ही संख्या 2022 में भी थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जो ऑपरेशन लोटस यहां किया था उसे यहां की जनता ने फेल कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सरकार 2027 तक मजबूत है और विपक्ष ने सरकार को गिराने के जो प्रयास किए वो सभी विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंद्रदत्त लखनपाल ने जो बात सदन में कही उसकी वे निंदा करते हैं। उन्होंने इस संबंध में सदन में निंदा प्रस्ताव पेश किया। उधर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने जो सदन की परंपराएं, नियमों का उल्लेख किया और जो निंदा प्रस्ताव रखा उसके लिए वे उनके आभारी है। और इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि नियम 118 में सदन के अंदर कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार से कोई बिल्ला लगाकर नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने लगाए हैं तो उसे हटा दे। और आपको बता दें तो लंच के बाद जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो भाजपा के तमाम सभी विधायक काले बिल्ले लगाकर सदन में आते हैं। वहां पर थोड़ी देर उन्होंने नारेबाजी भी की और उनकी इसी नारेबाजी को देखते हुए थोड़ी ही देर बाद विधानसभा अध्यक्ष को आज विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और अब अगली जो विधानसभा की बैठक होगी वो सोमवार को 2 बजे होगी। फिलहाल आगे विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि यह सदन की गरिमा के खिलाफ है, वे इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने कहा कि यदि सदस्य चाहते हैं कि वे नियमों में चले तो वे चलेंगे, इसमें जो वांछित कार्यवाही करनी होगी वे करेंगे। आपको बता दें तो भोजन अवकाश के बाद विपक्षी भाजपा सदस्य काले बिल्ले लगाकर सदन में आए थे और इस पर अध्यक्ष ने आपत्ति जताई थी। अब अगली खबरों की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण सवाल भी आज लगे थे और अब आपको प्रश्नकाल की बात करते हैं कि आखिर आज कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल लगे थे, सरकार की तरफ से क्या जवाब आया और किन किन मसलों पर आज प्रश्नकाल के दौरान भी पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक देखी गई। सबसे पहले बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की। उन्होंने आज थुनाग में औद्योगिक महाविद्यालय भवन के निर्माण का मामला सदन में उठाया, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के पास 5 साल का समय था, उस समय कॉलेज को पूरा क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कॉलेज को ना तो शिफ्ट किया जाएगा ना ही बंद किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए का बजट काफी नहीं है, इतना बजट तो सिर्फ लैंड डेवलपमेंट में ही लग जाएगा। जिस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर टेंडर रोका है। इसके जवाब में सीएम सुक्खू ने कहा कि निजी भूमि पर नेरचौक मेडिकल कॉलेज बना दिया गया। पूर्व भाजपा सरकार के ये तो हाल है। पूर्व सरकार के कारण मौजूदा सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई और अब सरकार पर 1000 करोड़ की देनदारी आ चुकी है, जिसके बाद भाजपा ने सदन में नारेबाजी कर दी और विरोध स्वरूप वो बाहर चले गए। वहीं
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि ये वॉकआउट दर्ज नहीं होगा क्योंकि विपक्ष के एक विधायक अनिल शर्मा सदन में बैठे रहे। इस वॉकआउट की जगह प्रोटेस्ट के तौर पर ही इसे दर्ज किया जाएगा। इसी तरह अगला मंडी से विधायक अनिल शर्मा ने मंडी को स्मार्ट सिटी बनाने से जुड़ा सवाल किया क्योंकि विक्रमादित्य सिंह ने लोकसभा चुनाव के दौरान मंडी को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी, मगर आज सदन में विक्रमादित्य की गैर मौजूदगी में अनिरुद्ध सिंह ने अनिल शर्मा के सवाल का जवाब दिया और कहा कि यह केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। अगला सवाल शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने पावर प्रोजेक्ट को लेकर पूछा था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि एनटीपीसी, एसजेवीएनएल तथा एनएचपीसी की कुल 8 जल विद्युत परियोजनाओं कॉलडैम, नाथपा, झाकड़ी, बैरा, सिउल, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 तथा पार्वती 3 में बिजली उत्पादन चल रहा है और इन परियोजनाओं से वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 15,802.10 मिलियन यूनिट्स का बिजली उत्पादन हुआ है। इन पावर प्रोजेक्टों से प्रदेश सरकार को बिजली उत्पादन का 12% निःशुल्क प्राप्त हो रही है और इन परियोजनाओं में प्रदेश के कुल 4,188 निवासियों को रोजगार भी हिमाचल में प्राप्त हुआ है। अगला सवाल चौपाल के विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने चौपाल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मशीन पिछली सरकार के समय पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी तक यहां पर रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं हो पाई है। इसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नेरवा में जल्द रेडियोलॉजिस्ट की जल्द तैनाती की जाएगी, वहीं मशीन को भी ठीक करवा दिया जाएगा। अगला सवाल सदन में चुराह के विधायक डॉक्टर हंसराज ने किसानों के बीजों सहित चंबा में कृषि विभाग के खाली पदों का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से मक्की, मटर, आलू का बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से बीज उपलब्ध करवाया जाएगा और उन्हें आश्वस्त किया कि खाली पड़े पदों को भी जल्द भर दिया जाएगा। अगला सवाल हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने भूमिहीन परिवार को लेकर सवाल किया था। इस प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में भूमिहीन परिवारों को सरकारी भूमि 3-2 बिस्वा योजना के अंतर्गत उपलब्धता एवं पात्रता अनुसार आवंटित की जा रही है और इस योजना के तहत ऐसी महिलाओं को पात्र माना गया है जिनके पति भूमिहीन थे एवं उनकी मृत्यु हो चुकी है। भले ही महिला का मायका पक्ष में भूमि में अधिकार हो, यदि महिला पहले ही मायके में भूमि की मालिक है तो ऐसी महिला के परिवारों को भूमिहीन नहीं माना जा सकता एवं 3 और 2 बिस्वा योजना के तहत भूमि आवंटन के लिए पात्र नहीं है। सरकार 3-2 बिस्वा योजना के तहत ऐसे परिवारों को भूमि आवंटन के लिए पात्र मानने का विचार नहीं रखती और साथ ही ये भी कहा गया कि जिनमें महिला के नाम मायके पक्ष में पहले से ही भूमि का स्वामित्व दर्ज है, उन्हें दूसरी बार जो है वो जगह सरकार नहीं देगी। अगला सवाल इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने महाविद्यालय के विलय को लेकर प्रश्न पूछा था। इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से लिखित जवाब आया कि प्रदेश में सरकारी शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन समय की मांग है। प्रदेश सरकार कम विद्यार्थियों का पुनर्गठन, आवश्यकता अनुसार उनकी पुनर्संरचना, उनके युक्तिकरण तथा उनमें उपयोगी बाजारी आधारित तथा मांग आधारित रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम चलाने का विचार कर रही है, लेकिन वर्तमान में सरकारी महाविद्यालयों को बंद करने और उनका विलय करने अथवा उन्हें शिफ्ट करने का कोई विचार नहीं है। आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने सरकारी भूमि पर स्वामित्व को लेकर प्रश्न पूछा। इस पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने लिखित में जवाब दिया कि प्रदेश में बागवानी विभाग का 503 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर स्वामित्व है, जिस पर 93 फल, संतति एवं प्रदर्शन उद्यान केंद्र स्थापित किए गए हैं। उक्त भूमि में 408 हेक्टेयर पर फलों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें सेब का उत्पादन लगभग 160 हेक्टेयर क्षेत्र में तथा अन्य फलों जैसे खुमानी, आड़ू, नाशपाती, पलम, जापानी फल, आम, नींबू इत्यादि का उत्पादन 248 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त उप निदेशक उद्यान उत्कृष्टता केंद्र सिद्धपुर जिला मंडी के नाम पर कुल 7.5 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 1.2 हेक्टेयर भूमि पर नींबू प्रजातीय पौधों का प्रदर्शन उद्यान लगा है तथा 1.5 हेक्टेयर भूमि पर कीट रोधी शेड नेट हाउस बनाया गया है, जिसमें
जिसमें साइट्स फ्रूट प्लांट की नर्सरी तैयार की जा रही है। नैना देवी के विधायक रणधीर छबरा ने भानुपल्ली बरमाणा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रदेश के हिस्से की देनदारी पर सवाल पूछा। इस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लिखित जवाब देते हुए कहा कि भानुपल्ली बरमाणा रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रदेश के हिस्से की 1385 करोड़ रुपए की देनदारी शेष बची है। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट पर सवाल किया। इसका लिखित जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में 914 वेंटिलेटर्स उपलब्ध है। इनमें से 416 वेंटिलेटरों का प्रयोग अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में किया जा रहा है और 498 वेंटिलेटर उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं, जिनमें से 128 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। और इसके अलावा दूसरी खबरों की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज हाईकोर्ट ने दो बड़े फैसले लिए हैं। हाईकोर्ट में दो बड़े ऐसे मामलों पर सुनवाई हुई है जो कि कर्मचारियों से भी संबंधित है और पटवारी से भी संबंधित है। सबसे पहले बात करते हैं, प्रदेश हाईकोर्ट ने रिश्वतखोरी के जुर्म में पटवारी को वारदात के 16 साल बाद दोषी ठहराया है। कोर्ट ने पटवारी को जमीन से जुड़े कुछ कागज बनाने की एवज में 1000 रुपए की रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। न्यायाधीश राकेश केंथला ने विशेष न्यायाधीश हमीरपुर के 17 अगस्त 2010 के फैसले को कानून के विपरीत पाते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने दोषी सीताराम को सजा सुनाए जाने के लिए 10 सितंबर को अदालत में उपस्थित रहने के भी आदेश जारी किए हैं और अभियोजन पक्ष के द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता होशियार सिंह आईटीबीपी में कार्यरत था। वो 2 अक्टूबर 2008 को अपनी 2 महीने की वार्षिक छुट्टी पर अपने गांव दलचेहड़ा आया हुआ था। उस समय उसके गांव में बंदोबस्त का काम चल रहा था। इस दौरान उसकी भूमि की तकसीम नहीं की गई। उसने अपने वकील से इस बाबत बात की तो वकील ने कुछ जरूरी कागजात एकत्रित करने की सलाह दी ताकि तकसीम का मामला दायर किया जा सके। होशियार सिंह जमाबंदी ततीमा जैसे कागजात बनवाने के लिए दलसेहड़ा के तत्कालीन पटवारी सीताराम से 22 अक्टूबर को मिला। पटवारी ने उसे कहा कि कागज तैयार करने का बहुत बड़ा काम है जिसके लिए उसकी पूरी रात भी लग सकती है। वो अगले दिन दोपहर 12 से 1 बजे तक कागजात तैयार करके रखेगा। पटवारी ने कागज तैयार करने की एवज में 1000 रुपए रिश्वत की मांग भी की। शिकायतकर्ता ने इसे बड़ी रकम बताते हुए इनकार किया तो पटवारी ने कहा कि 1000 रुपए दिए बगैर कागज तैयार करने का काम पूरा नहीं होगा और शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने उसकी शिकायत विजिलेंस के पास की, जिसके बाद पटवारी को अगले दिन रंगे हाथों 1000 रुपए की रिश्वत के साथ विजिलेंस की टीम ने पकड़ लिया। मामला विशेष न्यायाधीश हमीरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने कुल 10 गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर ने शिकायतकर्ता को आरोपी का सहयोगी बताते हुए उसे बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश हमीरपुर के फैसले को त्रुटिपूर्ण पाते हुए उस फैसले को पलट दिया और अब जो है वो 16 साल बाद पटवारी पर कार्रवाई अब जो है वो हाईकोर्ट की ओर से की जाएगी। अब इसके अलावा कोर्ट की तरफ से एक सरकार और मुख्य सचिव और अफसरों को लेकर बड़े आदेश हुए हैं। जो एक बड़ी नसीहत जो है वो कोर्ट ने दी है उसे भी जरा ध्यान से सुनिए। कोर्ट के फैसलों अथवा निर्देशों को पलटने की सुपर वीटो पावर किसी के पास नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। इसे केवल निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही रोका या पलटा जा सकता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में आड़े आ रहे राज्य सरकार के दिशा निर्देशों को न्याय की राह में अड़चन बताते हुए मुख्य सचिव को आदेश देते हुए इस पर विचार करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव को जरूरी हिदायत जारी कर कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में अवरोध पैदा करने वाली हिदायतों को वापस लेने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने चेताया है कि ऐसा न करने पर अदालत को मजबूरन संबंधित अधिकारियों अथवा विभागाध्यक्षों के खिलाफ उचित कार्यवाही करनी पड़ेगी, फिर वो चाहे वित्त सचिव हो या फिर मुख्य सचिव ही क्यों ना हो। कोर्ट ने महालेखाकार को आदेश दिए हैं कि वो विभाग सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करे, क्योंकि अदालती आदेशों की अनुपालना के लिए वित्त विभाग या किसी अन्य विभाग की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं होती। कोर्ट ने कहा है कि अक्सर ये देखा जा रहा है कि सरकारी विभागों के भीतर विकसित प्रणाली का उपयोग संबंधित अधिकारियों प्राधिकरणों की ढिलाई या अक्षमता के कारण या कभी कभी जानबूझकर पक्षकारों के लंबे समय से
चले आ रहे कानून दावों को अस्वीकार करने या रोके रखने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता को विभिन्न विभागों कार्यालयों के बीच खेले जा रहे वॉलीबॉल मैच में एक गेंद बना दिया गया है, जिसमें दोनों ओर से प्रहार से याचिकाकर्ता को ही चोट पहुंचेगी और किसी को नहीं। अपनी पेंशन के लिए लंबी कानूनी जंग लड़ने के बावजूद भी 84 वर्षीय याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय द्वारा 21 अगस्त 2023 को पारित फैसले को लागू करने की प्रतीक्षा कर रहा है। वो हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों और प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा किए जाने वाले मंत्री स्तरीय कार्य के चलते पेंशन के लाभ को लेने के लिए असहाय नजर आ रहा है। प्रतिवादी प्रधान महालेखाकार के अनुसार याचिकाकर्ता का मामला वित्त विभाग के पास 1 नवंबर 2022 के पत्र का हवाला देकर उद्योग निदेशक को 17 अगस्त 2024 को वापस भेज दिया गया है, जिसके तहत सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों से अनुरोध किया गया है कि भविष्य में वे सभी मामले जहां न्यायालय ने वित्तीय लाभ की अनुमति दे दी है, उन्हें समयबद्ध तरीके से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के बाद ही प्रधान महालेखाकार को भेजा जा सकता है। और इस पर कोर्ट ने महालेखाकार को आदेश दिए हैं कि वो विभाग सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करे, क्योंकि अदालती आदेशों की अनुपालना के लिए वित्त विभाग या किसी अन्य विभाग की मंजूरी की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। कोर्ट ने संबंधित प्रतिवादियों को आदेश दिए हैं कि वो याचिकाकर्ता के मामले को वित्त विभाग की सहमति से या उसके बिना 5/9/2024 को या उससे पहले महालेखाकार के कार्यालय में फिर से जमा करे, क्योंकि इस तरह की मंजूरी सहमति का अभाव कार्यान्वयन के लिए बाधा नहीं बन सकता है और उसके तहत 2 सप्ताह बाद महालेखाकार कार्यालय उच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करे। मुख्य सचिव सहित उत्तरदाताओं की ओर से नया अनुपालना शपथ पत्र सुनवाई की अगली तारीख से पहले दायर करने के आदेश सरकार को जारी किए गए हैं और मामले पर अब अगली सुनवाई जो है वो 23 सितंबर को होगी। तो कुल मिलाकर जो है वो जितने भी लाभ हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को देने हैं, हाई कोर्ट की ओर से जो डायरेक्शंस सरकार को दी गई है, उन सभी आदेशों का पालन करना अब सभी आला अधिकारियों के लिए जरूरी होगा। ये हाई कोर्ट ने साफ तौर पर तमाम सभी अधिकारियों को कह दिया है कि बार बार जो है वो याचिकाकर्ता वित्तीय लाभ लेने के लिए कोर्ट के दरवाजा ना खटखटाए और अलग अलग विभागों के चक्कर ना काटे। तो इसलिए जो आदेश कोर्ट की ओर से दिए गए हैं, उन आदेशानुसार जो है वो तमाम सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को वित्तीय लाभ देने के आदेश आज हाई कोर्ट ने जारी किए हैं। इसके अलावा अगली खबर की बात करें, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को लेकर बड़ा सस्पेंस चल रहा था। सुबह से लेकर कई कर्मचारी और अधिकारियों को यह डर था कि क्या 1 तारीख को उनके खाते में वेतन उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिलहाल ये सस्पेंस जो है वो खत्म हो चुका है। कर्मचारियों के वेतन पेंशन को लेकर जो है वो फिलहाल सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं और सरकार की ओर से कहा गया है कि समय पर जो है वो जो तय समय किया गया है कर्मचारियों को, उसी तय समय पर कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। और सरकार ने कर्मचारियों को तय समय पर वेतन देने के लिए वित्त विभाग को भी आदेश जारी कर दिए हैं और कहा यह जा रहा है कि ट्रेजरी से अधिकतर विभागों के बिल पास हो चुके हैं। वहीं कर्मचारियों को भी ई सैलरी ऐप में अब अपना जो सैलरी है वो शो होने लगी है कि उनका वेतन अब बनकर तैयार हो गया है और अगले महीने जो है वो तय डेट पर उनको उनका वेतन दे दिया जाएगा। हालांकि घाटे में चल रहे बोर्ड कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने आर्थिक संकट के बावजूद कर्मचारियों का वेतन जारी करने के निर्देश जारी किए हैं और तमाम ऐसे कर्मचारी जिन्हें अभी ई सैलरी ऐप पर अपना वेतन शो नहीं हो रहा है, उनको लेकर भी ये अच्छी खबर है कि अब जो है वो ट्रेजरी में तमाम सभी जो बिल है वो पहुंच चुके हैं। जिन जिन विभागों में कर्मचारियों को 1 और 2 तारीख को वेतन आता था, उन सभी को तय समय पर वेतन मिल जाएगा। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ट्रेजरी में इसलिए बिल फंसा हुआ था क्योंकि विधायक और जिस तरह से सीपीएस और मंत्री के विलंबित वेतन को लेकर जो है वो मामला अटका हुआ था, इस वजह से जो है वो इसमें देरी हुई है। लेकिन अब जो है वो ट्रेजरी से बिल पास हो चुके हैं और सभी कर्मचारियों को समय रहते अब वेतन उन्हें दिया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल में वाणिज्यिक गतिविधियां करने वाले उपभोक्ताओं को अब सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने प्रति यूनिट
₹1 की सब्सिडी नहीं देने का फैसला किया है। घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत रहेगी और तीनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर सब्सिडी मिलती रहेगी। अब आपको बताते हैं कि किसको किस तरह से बिजली जो है वो यहां पर दी जाएगी। अब सिंचाई पेयजल योजनाओं को 5.12 रुपए से 5.66 रुपए की दर से प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। स्ट्रीट लाइटों के लिए दरें 6.37 रुपए प्रति यूनिट होगी। अस्थायी सप्लाई के लिए प्रति यूनिट 8.42 रुपए दर होगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए 6.89 रुपए जो है वो प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। रेलवे के लिए 6.16 रुपए और नॉन डोमेस्टिक नॉन कमर्शियल के लिए 6.16 रुपए से 6.42 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी। इसके अलावा बल्क सप्लाई की दर 5.56 से 6.26 रुपए प्रति यूनिट रहेगी और सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सरकार प्रति यूनिट ₹1 की सब्सिडी देती थी। इन श्रेणियों की सब्सिडी को सरकार ने बंद कर दिया है। एक बार फिर से देखिए, सिंचाई पेयजल योजनाओं, स्ट्रीट लाइट, अस्थायी सप्लाई, ईवी चार्जिंग स्टेशन, रेलवे और नॉन डोमेस्टिक और नॉन कमर्शियल उपभोक्ताओं को ₹1 की सब्सिडी सरकार ने खत्म कर दी है और अब नए सिरे से जो है वो अब इन्हें बिल यहां पर आएंगे। अगली खबर की बात करें तो बीबीएन के झाड़ माजरी स्थित एक घर में मौजूद फ्रिज में जोरदार धमाके के साथ ये फ्रिज फट गया। घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें बद्दी अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। फ्रिज में धमाके के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। फ्रिज फटने से घर की दीवार तक ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। इसी तरह रामपुर के तकलेच में आज सुबह सड़क पर चट्टान गिर गई, जिसकी चपेट में एक गाड़ी भी आ गई, मगर चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। जैसे ही पहाड़ सड़क पर गिरा, चालक ने गाड़ी ब्रेक कर दी। चालक सुरक्षित है, गाड़ी को काफी नुकसान हुआ है। इस घटना का सामने खड़े व्यक्ति ने वीडियो बना दिया, जो आज सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो हमीरपुर जिले के उपमंडल बड़सर की ग्राम पंचायत जोड़े अंब में पंचायत भवन का पिलर गिर गया, जिससे ड्यूटी पर आया पंचायत सचिव दिनेश कुमार बाल बाल बच गए और बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसा दोपहर के समय हुआ। पंचायत सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि जब वे पंचायत कार्यालय में काम कर रहे थे तो पंचायत भवन का एक पिलर गिर गया और साथ ही लेंटर का भी एक हिस्सा नीचे गिर गया। पंचायत भवन लगभग 40 से 50 साल पुराना है, जो पूरी तरह से जर्जर हो गया है। वहीं पंचायत के लिए नया भवन बनाने के लिए पहली किश्त 11 लाख रुपए स्वीकृत है, लेकिन अभी भी पुराने पंचायत घर में ही काम चलाया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सुन्नी क्षेत्र के दोदरी में आज सुबह एक और शव मिला है। ये शव कॉल डैम के तहत पानी में मिला और अत्यधिक क्षत विक्षत स्थिति में था। शव की पहचान प्रथम दृष्टया 14 से 15 साल की लड़की के रूप में की गई है। हालांकि अंतिम पहचान और पुष्टि के लिए शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जल रक्षक अपनी लंबित मांगों को लेकर 6 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे और इन जल रक्षकों की मांग है कि 12 वर्ष पूरा करने के बावजूद इन्हें रेगुलर नहीं किया गया है और ऐसे में इनकी मांग है कि 12 वर्ष पूरा करने वाले जल रक्षकों को रेगुलर किया जाए। करीब 900 के लगभग ऐसे कर्मचारी हैं जो 12 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन रेगुलर नहीं हुए हैं और अब इन्होंने अपने लिए स्थायी पॉलिसी की मांग राज्य सरकार से की है। अंत में मौसम की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कल मौसम साफ रहेगा और 2 सितंबर के बाद एक बार फिर से येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो ऐसे में अपना ध्यान जरूर रखिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक।